नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। तो बच्चों, पादपों में पोषण में हमने कल पढ़ा था भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ा, और स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी के बारे में पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो चलते हैं हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों देखो, पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल ही जो होता है सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करने का कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करता है। कौन? क्लोरोफिल करता है, जो कि पत्ती के अंदर पाया जाता है। और इस ऊर्जा का उपयोग ही वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करता है। यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का संग्रहण करता है और जल, खनिज लवण की उपस्थिति के अंदर खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है, खाद्य पदार्थ बनाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण से जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। और ये पूरा प्रक्रम या पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण और क्लोरोफिल, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक हैं। तथा इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। और ये पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा जो है का संग्रहण होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और पौधों के अंदर खाद्य के रूप में जो है ये संचित हो जाती है ऊर्जा। अतः सभी सजीवों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। अगर बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जो पेड़ पौधे हैं ये ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है हमारे को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये वायुमंडल से लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो उत्पन्न होती है, बनती है, जिसका उपयोग हम सभी सजीवों के द्वारा किया जाता है प्राणवायु के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वो बनती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको हम बच्चों एक समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली, जल जड़ों के द्वारा मिट्टी से लिया गया, प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर सिर्फ एक ही सोर्स से हमें प्राप्त होती है, वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब बच्चों देखिए, इस प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होती है, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के अंदर जो है मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के 3 नाम हैं। इसको मंड भी कह सकते हैं, इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, और इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो पत्तियों के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी रहता है, मंड के रूप में भी रहता है, और स्टार्च के रूप में भी रहता है। ये देखिए बच्चों, एक पत्ती के काट का चित्र यहाँ पर दे रखा है। ये पत्ती के अंदर देखो क्लोरोफिल इस तरीके से पाया जाता है, और ये पत्ती के अंदर जो है ऊपरी और निचली दोनों सतह के ऊपर जो है रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो गैसेस का विनिमय होता है। ठीक है, और ये रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये देखो द्वार कोशिकाएं 2 गेट की तरह बनी हुई है ना, इनको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। तो ये जो रंध्र है, ये जो छिद्र है, ये इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं, और इनकी सहायता से गैसों का विनिमय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ली जाती है पत्तियों के द्वारा, और ऑक्सीजन को निर्मुक्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये पौधा लगा हुआ है, ये पत्तियाँ हैं। देखो पत्तियों के अंदर जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक है, और पत्तियाँ जो है क्या करती है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और सौर ऊर्जा का अवशोषण कर रही है ना।
सौर ऊर्जा का संग्रहण कर रही है पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है सौर ऊर्जा का संग्रहण करता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों के अंदर पाया जाता है और जड़ों से जल और खनिज लवण जो है वो लिया जाता है। और फिर पत्तियाँ जो होती है क्या करती है, जल और खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियाँ जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है या स्टार्च का निर्माण करती है या फिर मंड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो है हमारे लिए फूड बनाते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, क्या पत्तियों के अलावा पौधे के दूसरे भागों के द्वारा भी क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है? बिल्कुल होती है बेटा, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना बेटा, क्योंकि मरुस्थल के अंदर जो है जल की कमी होती है और जल की कमी होने के कारण वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर को भी जो है कम रखना होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए वहाँ पर जो पत्तियाँ होती है वो किस में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है, शूल में बदल जाती है। अब क्या होता है, वहाँ पर जो तना होता है ना वही हरे रंग का होता है, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और तने के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। कहाँ पर? मरुस्थलीय पौधों में, है ना। हाँ तो बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक ही प्रकार के पौधे के 2 गमले लिए और एक गमले को हमने अंधेरे कमरे के अंदर रख दिया या फिर काले बॉक्स में रख दिया 72 घंटे के लिए, और दूसरे को हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अब दोनों ही पौधों की पत्तियों को हमने 72 घंटे के बाद निकाल करके उनका आयोडीन परीक्षण किया। तो हमने देखा कि जो गमला हमने सूर्य के प्रकाश में रखा था उसके अंदर आयोडीन टेस्ट करने पर पत्तियों का रंग नीला हो गया, जबकि अंधेरे कमरे के अंदर रखे हुए गमले की जो पत्ती है उसके अंदर आयोडीन टेस्ट करने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होने के कारण ही आयोडीन का टेस्ट करने पर वो नीले रंग में परिवर्तित हुआ। अब इसी प्रकार से अब हम उस गमले को, जिसको हमने अंधेरे कमरे में रखा था, अब हम उसको क्या करेंगे, 3 से 4 दिनों के लिए वापस से सूर्य के प्रकाश में रख देंगे और फिर वापस से इसकी पत्ती पर आयोडीन का टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसकी पत्ती पर आयोडीन का टेस्ट करने पर भी हमें नीले रंग में वो परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसने में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हुई और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होने के कारण ही अब आयोडीन टेस्ट करने पर पत्तियों का रंग नीला हो गया। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग की जो पत्तियाँ होती है, जैसे कुछ पत्तियाँ भूरी होती है, लाल होती है, पीली होती है, तो क्या इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है? हाँ, इन पत्तियों में भी जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन इन पत्तियों के अंदर लाल, भूरे और अन्य रंग के वर्णक जो होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं। इनके अंदर लाल, भूरे और अन्य रंग के जो वर्णक होते हैं ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है उसको ये ढक देते हैं। इसके कारण जो है इन पत्तियों में हमको जो है दिखाई नहीं देता है क्लोरोफिल जो होता है। पत्तियां हरे रंग की नहीं होने के कारण हमारे दिमाग में प्रश्न रहता है कि क्या ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन पौधों में भी संपन्न होती है या नहीं होती है ना। लेकिन इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। देखो बच्चों, हमारे बारिश के मौसम के अंदर हमारे आसपास की जो गीली दीवारें होती हैं उन पर या फिर तालाब पर या फिर कहीं भी ठहरे हुए जल के अंदर हम देखते हैं कि हरे रंग की काई हमें देखने को मिलती है। ये जो हरे रंग की काई होती है इसको हम शैवाल कहते हैं बच्चों। इनको हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं या फिर स्पाइरो वगैरह भी कहते हैं। और ये हरे रंग के होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। हालांकि इनमें जड़, तना, पत्ती जैसी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन? शैवाल, है ना। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग कलर की पत्तियाँ हैं। इन सभी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के वर्णक होने के कारण ये क्लोरोफिल को ढक लेती है, लेकिन इनमें भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना। हाँ तो बच्चों, हम शैवाल की बात कर रहे थे कि शैवाल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं तथा इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके कारण ये हमें हरे दिखाई देते हैं। साथ साथ ये शैवाल भी जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं
वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनते हैं। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग ही अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। जैसे जब प्रोटीन बनते हैं, पादपों के द्वारा प्रोटीन का भी निर्माण होता है, तो जब प्रोटीन बनता है तो उसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैसे इनके अंदर जो है प्रोटीन जो पदार्थ होते हैं, इनमें कार्बन भी होती है, ऑक्सीजन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब बच्चों, प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन पौधों को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? यदि हम बात करें तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, 78% पाई जाती है। लेकिन पौधे इसका अवशोषण किस जो है गैसीय अवस्था में नहीं करते, वो लिक्विड अवस्था में जो है पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब क्या होता है, मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, इस गैसीय नाइट्रोजन को जो है उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके और फिर मृदा को जो है वो, अब मिट्टी में जो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, इस गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं और बदल करके मिट्टी में निर्मुक्त कर देते हैं, और ये विलेय पदार्थ जो होते हैं पौधों के द्वारा जल के साथ साथ अवशोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेते हैं। कहने का मतलब कि वो गैसीय अवस्था में नहीं ले सकते, उसको लिक्विड अवस्था में लेते हैं, और वो भी जीवाणु जो होते हैं उनको जो है उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके और फिर पौधों की जड़ों के द्वारा उनको देते हैं, पौधों को, है ना, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा और कहाँ से मिलती है नाइट्रोजन? तो खेतों के अंदर जब हम उर्वरक और खाद मिलाते हैं तो उसके अंदर भी जो है नाइट्रोजन पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से प्राप्त होती है, लेकिन वो वायुमंडल से सीधी गैसीय अवस्था में इसको प्राप्त नहीं करते, लिक्विड फॉर्म के अंदर वो इसको लेते हैं, वो भी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा या फिर खाद और उर्वरक के थ्रू जो है उनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पौधे जो होते हैं वो खाद्य के अन्य सभी संघटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सभी का संश्लेषण करते हैं। आगे समझ में? अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।